डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है। लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई, विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए अब हम लोग रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी कि नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई थी उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ इस झटके से उभारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। तो आइए अब हम लोग रतन टाटा की कंपनी लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। इतने बुरे हालातों में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया। उसे देखते हुए जेआरडी टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लखटकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी रतन टाटा ने साकार कर दिया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। तो आइए अब हम लोग सबसे चर्चित रतन टाटा की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया। वे कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए।
उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहां तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और यह कह दिया कि यह कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की जिसका काम था मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं वो पता लगाना। फिर से उन्होंने टाटा इंडिका कार लॉन्च की और इसने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया। और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते रहे और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तो आखिर क्यों हैं रतन टाटा इतने महान? अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी कि करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। धन्यवाद।